सभी डीलेट साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और गाइज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन, जिसे हम शॉर्ट में एसएसटी कहते हैं। ये जो आपका पेपर होता है 50 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है। कल हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें बाबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, कुछ हमने क्वेश्चन पूछे थे जिसका आंसर आप सभी के बिल्कुल सही थे। ठीक है। और गाइज आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हुमायूं के बारे में, ठीक है, जो कि बाबर का पुत्र था। और दूसरा कि हुमायूं की जो स्वदेश की वापसी कैसे हुई, किस तरीके से हुई। तो जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमने वही पॉइंट लिख कर लाया है, ताकि आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ क्लियरली याद हो जाए। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखा है बाबर से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट, तो आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में एसएसटी का लिखा होगा, यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर एसएसटी, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे जितनी भी वीडियोज़ हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, आसानी के साथ आप सभी को प्रोवाइड किए हैं, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले हुमायूं से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका आंसर आप सभी को करना होगा। ठीक है। सबसे पहला प्रश्न यही कि जो हुमायूं, ठीक है, हुमायूंनामा जो था वो किसने लिखा था। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, और आई होप कि आपको याद भी होगा हुमायूंनामा जो था वो किसने लिखा। ठीक है। और यहाँ पर चौसा का युद्ध कब हुआ था और किसके किसके मध्य हुआ था। तो ये 2 सवाल आप सभी के लिए है। आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है। पहला सवाल एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ, हुमायूंनामा जो था इसको किसने लिखा था, और दूसरा सवाल ये कि चौसा का युद्ध कब और किसके किसके मध्य लड़ा गया था। सो इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं, हुमायूं के बारे में बहुत ही अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को साथ में लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जुड़ सके। इस क्लास की जो टाइमिंग होती है दोपहर के 12 बजे। ठीक है। अभी आपकी नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो दोपहर के 3 बजे, जो कि हिंदी की, उसके बाद शाम के 5 बजे संस्कृत की, जो कि हम माहेश्वर सूत्र डिस्कस कर रहे हैं, रात के 9 बजे जो कि आपका कंप्यूटर, और रात के 10 बजे आप सभी को लाइव टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। सो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने बाबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो डिस्कस कर लिया है। ठीक है। अब हुमायूं से यहाँ से स्टार्ट होता है। सो सबसे पहले तो प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि, देखिए, हम प्रश्न और क्वेश्चन आंसर इसलिए रिलेट करते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि जब क्वेश्चन की तरह आंसर दिया जाता है तो बहुत ही आसानी के साथ याद हो जाता है। तो सबसे पहला तो प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि जो हुमायूं था वो कैसा शासक था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी का आंसर हो जाएगा कि वो जो था वो एक मुगल शासक था। ठीक है। मुगल शासन की स्थापना किसने किया था, तो बाबर ने किया था। हमने बहुत ही अच्छे से कल डिस्कस किया था। ठीक है। और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद हुमायूं आया। तो पहला प्रश्न क्लियर हो गया, हुमायूं एक मुगल शासक था। दूसरा प्रश्न ये पूछ सकता है कि हुमायूं का पूरा नाम क्या है। देखिए, हुमायूं तो आपने सुना होगा, लेकिन हुमायूं का पूरा नाम क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हुमायूं का पूरा नाम जो था वो था नसरुद्दीन हुमायूं। ठीक है। तो यहाँ पे हुमायूं का पूरा नाम जो हो जाएगा नसरुद्दीन हुमायूं। उसके बाद देखिए, हुमायूं का जन्म कब हुआ था, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है। तो हुमायूं का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 6 मार्च 1508, क्योंकि 1530 में तो वो गद्दी पर ही बैठ गया, यानी इसके पहले ही तो उसका जन्म हुआ होगा, है ना। तो इस तरीके से 6 मार्च 1508 में हुमायूं, जिसका पूरा नाम नसरुद्दीन हुमायूं है, इसका जन्म काबुल में हुआ था। ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, काबुल में हुआ था। 6 मार्च 1508 को काबुल में हुमायूं का जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए, शासन की इसकी हुमायूं शासन, इसका पूछे कि हुमायूं की शासन अवधि कितने समय से कितने तक थी। तो हुमायूं की जो शासन अवधि थी वो, क्योंकि 1530 में तो वो गद्दी पर बैठा, और 1556 तक ही रही, क्योंकि 1556 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। ये भी पॉइंट याद कर लीजिएगा। सो इस तरीके से उसकी जो शासन अवधि रही इतना ही रहा, मतलब बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं जीवित रहा। ठीक है। अगर हम कहें तो मात्र 47 वर्ष की आयु में ही हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। और जो हुमायूं था वो स्वभाव का थोड़ा बहुत ही अच्छा था।
है ना। जैसे कि आप अकबर देखे होंगे, तो जो उसका इफेक्ट था अकबर पे पड़ा था, हुमायूं का इफेक्ट अकबर पर पड़ा था, लेकिन यही है कि बहुत ही कम एज में ही इसकी मृत्यु हो गई। और आपने नाम भी सुना होगा कि लेन पुल के अनुसार, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है इनका स्टेटमेंट कि जो हुमायूं था वो जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते उसकी मृत्यु हो गई। आपको हम बता दें कि जो उसको मृत्यु हुई थी वो कैसे हुई थी। तो वो क्या था ना कि दुर्भाग्यवश वो दिल्ली से दीप पनाह पुस्तकालय की तरफ जा रहा था, जिससे सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। तो इसीलिए लेन पुल ने इस पे अपना स्टेटमेंट दिया है कि जो हुमायूं था, और स्टेटमेंट जो है ये हो सकता है कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछ दे, तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते उसने अपनी जान दे दी। ये किसने स्टेटमेंट दिया है? तो लेन पुल ने। और ऐसा भी पूछता है कि वो कौन मुगल शासक है जिसने जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते उसकी मृत्यु भी हो गई या जान भी दे दी? तो हुमायूं। तो इस तरीके से इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे फैक्ट है। बट यहाँ पर आपको याद रखना है इसकी शासन अवधि 1530 से 1526 तक था। इसका निधन कब हुआ? सो फ्रेंड्स, इसका निधन जो हुआ था, बस आप ये डेट ना ही याद करें तो मतलब सिंपल याद कर लीजिए कि जो इसका निधन हुआ था वो 1526 में हुआ था और दिल्ली में हुआ था। ठीक है, दिल्ली में हुआ था। 47 उम्र की आयु थी इसकी। और इसकी पूछ सकता है कि हुमायूं की समाधि जो है वो कहाँ पर है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हुमायूं की जो समाधि है वो हुमायूं का मकबरा कहें तो हुमायूं का मकबरा भी कहाँ है? तो दिल्ली में ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए पिता का नाम क्या है? तो बाबर। पता है आप सभी को। पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम। ये पूछ लिया जाता है। हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी थी। पत्नियां तो बहुत थी लेकिन उनमें से ये प्रमुख थी हमीदा बानो बेगम। क्लियर? अब देखिए हुमायूं नामा, जो कि हमने आप सभी से क्वेश्चन भी पूछा था, हुमायूं नामा जो था वो किस पे आधारित था? तो हुमायूं की जीवनी पर, उसके लाइफ से रिलेटेड इसमें लिखे गए इस पुस्तक में। और इनकी बहन का नाम क्या है? तो ये भी देखिए गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम जो थी इनकी बहन थी और इन्होंने ही इस पुस्तक की रचना की, हुमायूं नामा की। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दो ना, उसमें कहीं ना कहीं से हुमायूं नामा पूछ लेता है। कल हमने बाबर पढ़ा था, तो बाबर में भी एक पुस्तक था जिसका नाम था तुजुक-ए-बाबरी। ठीक है, तुजुक-ए-बाबरी, जो कि स्वयं बाबर ने ही लिखा था। ठीक है, स्वयं बाबर ने ही लिखा था। और जो तुजुक-ए-बाबरी था ना, वो अपने लाइफ से अपने जीवन के बारे में उस पुस्तक में लिखा था। तो वो तो स्वयं बाबर ने लिखा था, लेकिन जो हुमायूं नामा है ये हुमायूं ने नहीं लिखा है, उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा है। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, हमने पूछा था कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध जो हुआ था, और हुमायूं से अगर युद्ध हुआ है तो ये शेर शाह के बीच में ही ज़्यादातर युद्ध हुआ है, तो याद रखिएगा। तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था। फिर से मैं आप सभी को एक बार रिपीट, क्योंकि युद्ध से रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे कि हमने बाबर से रिलेटेड कुछ ट्रिक भी आप सभी को याद दिलाया था। 26 में पिया पानी, 27 में खाया खाना, 28 में दिया चल, 29 में गया घर। यानी 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो ये तो बहुत ईजी है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। उसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, जो कि बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। उसके बाद 28 में दिया चल, यानी 28 में दिया चल सिंपल यानी चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में, जो कि मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। 29 में हुआ था, यानी 1529 में गया घर यानी घाघरा का युद्ध जो हुआ था 1529 में हुआ था। तो महमूद लोदी और बाबर के बीच में हुआ था और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। उसी प्रकार 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, जो कि हुमायूं व शेर शाह के बीच में हुआ था, और चौसा के युद्ध में हुमायूं को हार मिली थी। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, और उसके बाद देखिए 1540 में बिलग्राम का युद्ध, ये भी बहुत ही ज़्यादा खास है। बिलग्राम स्थान पर युद्ध हुआ था 1540 में, जो कि हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था, जिसमें फिर से पुनः
हुमायूं की ही हार मिली। तो चौसा का युद्ध हुआ, बिलग्राम का युद्ध हुआ, इसमें क्या हुआ, हुमायूं को हार मिल गई। शेरशाह के बीच में युद्ध हुआ था, तो उसमें उसको दोनों युद्ध में हार ही मिली है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हुमायूं की यानी वह पुनः अपने स्वदेश पर अधिकार कैसे किया, पुनः उस पर वापसी कैसे किया, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो देखिए, क्योंकि वो 1539 में चौसा के युद्ध में भी हार गया, ठीक है, शेरशाह से, फिर 1540 में भी हार गया बिलग्राम युद्ध में। फिर उसने सोचा कि यार कैसे इस तरीके से तो हम बहुत ही ज़्यादा मतलब किसी क्षेत्र पर अधिकार नहीं कर पाएंगे। फिर उसने क्या किया, हुमायूं के स्वदेश की वापसी हुई, जो कि 1545 से फिर से उसने युद्ध किया, ठीक है। और इसने 1545 में युद्ध किया और काबुल और कंधार पर अपना अधिकार जमा लिया। फिर 1555 में अपना जो था ये लाहौर पर भी अपना अधिकार, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी स्वदेश इसे छूटे थे फिर से इसने पुनः वापसी कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पंजाब पर भी अपना अधिकार जमा लिया अफगान सेनाओं को हराकर, ठीक है, जिसे मछुआरा भी हम कहते हैं। तो उनको हराकर ये पंजाब पर, लाहौर पर, काबुल, कंधार पर अधिकार कर लिया। उसके बाद देखिए 1555 में सरहिंद नामक स्थान युद्ध हुआ, जो कि मुगल और अफगानों यानी अगर हम कहें तो मुगल की तरफ से बैरम खां था और अफगानों की तरफ से सिकंदर सूर था, जिसमें बैरम खां की जीत हुई यानी मुगल शासकों की, जो कि 1555 में सरहिंद नामक स्थान पर पूछ लिया जाता है कि 1555 में कौन से स्थान पर युद्ध हुआ था। तो सरहिंद नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, जो कि मुगल और अफगानों के बीच में हुआ था। मुगल की तरफ से बैरम खां थे और अफगानों की तरफ से सिकंदर सूर थे, जिसमें बैरम खां की जीत हुई। इस तरीके से स्वदेश पर अपने पुनः अधिकार किया, ठीक है। तो ये कुछ बस महत्वपूर्ण फैक्ट है। 1545 में वो जो हुमायूं था काबुल और कंधार पे, 1555 में लाहौर पर अधिकार किया, ठीक है। उसके बाद 1555 में ही इसने सरहिंद नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें मुगलों की जीत हुई। तो इस तरीके से मतलब पुनः उसने अगर हम कहें तो जो भी उसका स्वदेश था उस पर पुनः अधिकार कर लिया। लेकिन भाग्यवश अगर हम कहें तो भाग्यवश तो हुमायूं जो था, देखिए मैंने शुरू में ही बोला था कि दिल्ली में दीप पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी वो सीढ़ियों से गिर गया और गिरकर ही उसकी मौत हो गई। और इतने ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है हुमायूं से रिलेटेड। और यहाँ पे ये कथन आप सभी याद कर लीजिएगा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही उसकी अपनी जान दे दी। तो आप खुद ही देखिए ना कि 47 ईयर में ही उसकी मृत्यु हो गई। 1530 में गद्दी पर बैठा, 1539 में चौसा का युद्ध जिसमें उसको हार मिली, 1540 में जो युद्ध हुआ था आपका जैसे कि बिलग्राम का युद्ध, उसमें भी उसको हार मिल गई। लेकिन फिर से पुनः 1545 से उसने प्रयास किया, जिसमें उसने अधिकार जमाए काबुल पर, कंधार पर, ठीक है, पंजाब पर, सरहिंद नामक स्थान। तो इस तरीके से बस इतने ही ज़्यादा हुमायूं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आई होप कि आपको याद भी हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने जाना हुमायूं से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए हम आपको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न पूछ सकता है कि हुमायूं कैसा शासक था, तो मुगल शासक था, ठीक है। हुमायूं का पूरा नाम क्या है, तो हुमायूं का पूरा नाम जो था नसरुद्दीन हुमायूं है। हुमायूं का जन्म कब हुआ था, मतलब पूछता नहीं है लेकिन आप याद कर लीजिएगा, 1508 में हुमायूं का जन्म हुआ था, काबुल में हुआ था, है ना। और उसकी शासन अवधि, जी हाँ फ्रेंड्स, शासन अवधि जो था 1530 से 1556 तक था, क्योंकि 1555 में तो उसने अधिकार ही किए थे, लेकिन 1556 में उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी समाधि जो है हुमायूं का मकबरा वो दिल्ली में स्थित है। इसके पिता का नाम क्या है, तो बाबर है, और इसकी पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम है। हुमायूं नामा किसने लिखी, तो इसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा है। और 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, जो कि शेरशाह से और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी। 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर खां से, जिसमें हुमायूं की फिर से हार हो गई। फिर से इसने क्या किया कि अपने स्वदेश को पुनः इस पर अधिकार जमाने के लिए 1545 में काबुल कंधार पर अधिकार जमाए, फिर 1555 में लाहौर पर, फिर पंजाब पर, फिर सरहिंद नामक स्थान पर युद्ध हुआ 1555 में, जो कि मुगल और अफगान के बीच में हुआ था, जिसमें मुगलों की जीत हुई थी। और इस तरीके से ये इतने सारे फैक्ट आप सभी को आसानी के साथ याद हो गए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। और ये जो PDF है मैं आप सभी को टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ, जैसे कि कल हमने
बाबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो शेयर कर दिए, तो आप उसको देख लीजिए और आपको नोट्स भी बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप इस वीडियो को लेकर या नोट्स अगर बना भी लेते हैं तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।